हेलो हाय नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैसेज पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो आज एवरेज की पार्ट 4 क्लास है। इसके पिछली क्लास में मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे की कुछ एक चीज़ें बताऊंगा, कुछ एक मुश्किल सवाल जिनमें आपको मज़ा आएगा करके, आपको लगेगा कि अरे वाह। तो एन का मान बताना है। वाह, ये सवाल हमने किया था। मैं कई सारे तरीके इस सवाल को करने के बताऊंगा, कई सारे तरीके इस सवाल को करने के बताऊंगा। ये कह रहा है कि एन पर्यवेक्षणों का औसत 40 है। यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। तो n का मान ज्ञात कीजिए क्या है। देखिए बड़े ध्यान से समझना। हमने कहा कि n पर्यवेक्षणों का औसत कितना है? 40। ठीक है। तो अगर एक पर्यवेक्षण 40 का शामिल होता, एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है अगर वो 40 का शामिल होता, तो मैं ये कह रहा हूं कि औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता और n+1 का औसत भी कितना हो जाता? 40 हो जाता। n+1 का औसत भी 40 हो जाता। मानते हैं नहीं अगर ऐसा होता? लेकिन आपको मालूम है कि n+1 का औसत 41 है, औसत 1 बढ़ा है। ये औसत 1 क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये जो 40 था ये इन n+1 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से औसत 1 बढ़ गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपको कि सम पे फर्क, सम कितना बढ़ा, बराबर मैंने बताया था एवरेज कितना बढ़ा, और इनटू नंबर, यही बात हुई थी हमारी आपकी। तो आपने कहा सम 40 बढ़ा है जिसकी वजह से एवरेज 1 बढ़ा है और संख्या n+1 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो n कितना आ गया? 39। ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी। कई लोग कॉमन सेंस से बता देते हैं कि 40 अगर एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यानी 40 लोगों में होगा, और 40 लोग अगर अभी हैं तो n का मान कितना होगा? 39। क्या आप ऐसे समझ पाते हैं इस चीज को? ये डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझ पा रहे हैं क्या? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस तरीके के तरीके नहीं समझ आते। तो आप ऐसा कर सकते हैं, n लोगों का औसत 40 है तो इनका सम कितना होगा? 40n। ठीक है। अब n+1 लोगों का औसत 41 है तो इसका सम कितना होगा? 40n+1। आपको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि जो एक नंबर ऐड हुआ है उसकी वजह से ही सम बढ़ा है, उसकी वजह से ही सम बढ़ा है। 40, 41n+1, सॉरी, औसत 41 है तो 41n+1। ठीक है। एक नंबर की वजह से ये सम कितने का है? 41 का। ये सम कितने का है? 40 का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 80 आपने ऐड किया है वो सम 41 माइनस सम 40 से निकल आएगा, और 41n में से 40n घटाऊंगा तो n, और प्लस 41। तो यहाँ से n कितना आ रहा है? 39। ये एकदम बेसिक तरीका हो गया, ये एकदम बेसिक तरीका हो गया इस सवाल को करने का। दूसरा मेथड कुछ नहीं है। n लोगों का एवरेज 40 है तो उनका सम 40n होगा। n+1 लोगों का एवरेज 41 है तो उनका सम 41n+1 होगा। ये 41 संख्याओं का जोड़ है, ये 40 संख्याओं का जोड़ है। तो जो 80 संख्या है वो 41 संख्याओं के जोड़ में से 40 संख्याओं का जोड़ घटा दूंगा तो जो नई संख्या 80 है वो आ जाएगी। वहां से n 39 आ रहा है। एक एलिगेशन मेथड और है। बहुत सारे लोग एलिगेशन जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोग एलिगेशन जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। ठीक है। इसी सवाल पे चर्चा होगी और फिर मैं आपको एक अलग तरीके की तरफ ले चलूंगा जहां से आपको बहुत मजा आएगा कि अगर n संख्याएं हैं और उनका औसत 40 है और एक संख्या है जो खुद अपने आप में 80 है, और जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो एवरेज 41 है। ठीक है। एलिगेशन बेसिकली मेथड ऑफ एवरेज है, एवरेज का ही मेथड है। तो जहां आप ये कह रहे थे कि n संख्याओं का औसत लिया, एक संख्या 80 है तो उसका औसत भी 80 होगा, और सारी संख्याएं 41 मिला दी तो उनका औसत भी 41 दे रखा है इन्होंने। ठीक है। तो मैंने कहा 41 में से 40 गया तो एक बचेगा, और 80 में से 41 गया तो 39 बचेगा। आपको ये बताया होगा कभी, अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ेंगे, कि जो ऊपर रेशियो होता है n/1 वही नीचे होता है। यानी 1 की जगह 1 है तो n की जगह 39 होगा, और यही आंसर है, यही आंसर है। बोलो भाई। कोई बात नहीं, अब मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ, यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ। अब आप सारे मेथड्स छोड़ दो, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख गए, आप हर एक चीज सीख गए। अब आप एक यूनिवर्सल मेथड जानो, बात खत्म। और अभी आज की क्लास पूरी की पूरी उसी मेथड पे होगी, एक मेथड जो एवरेज के इस टाइप के हर सवाल में लगेगा। ठीक है भाई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक यूनिवर्सल मेथड में क्या बता रहा हूँ, ऐसे ध्यान से समझना। जैसे आप ये कह रहे हो कि भाई 17 लोगों का एवरेज
18 साल है उम्र का औसत, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एक नया बंदा और आया, एक बंदा और आया, एक बंदा और आया, और अब बंदे हो, इसको 19 साल लिख लीजिए, मैं तो कहता हूँ। एक बंदा और आया, अब 18 हो गए बंदे, और उनका एवरेज मान लेते हैं 21 साल है। 21 साल है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि 18वें बंदे की उम्र बताओ, उम्र बताओ, ठीक है। 17 लोगों का औसत 19 साल है, 18 लोगों का औसत 21 साल है, 18वें बंदे की उम्र बताओ, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, आप इस सवाल को ही समझना और फिर मेरे तरीके को समझना है। अगर मैं इसके सबसे बेसिक मेथड पे जा रहा हूँ, क्योंकि उस बेसिक से मैं आपको एक नए मेथड की तरफ ले चलूंगा जो यूनिवर्सल मेथड है। तो बेसिक मेथड ये कह रहा है, बेसिक मेथड ये कह रहा है कि आप 18वें बंदे की जो उम्र है वो कैसे निकाल सकते हैं। सभी 18 का सम माइनस सभी 17 का सम, ठीक है। कह सकते हैं भाई, क्लियर है बात। मैंने कहा सभी 18 का सम निकाल दें और सभी 17 का सम निकाल दें, तो बात बन सकती है नहीं, मुझे इतना बताइए बस। इतनी छोटी सी बात मुझे बताइए कि सभी 18 का सम माइनस सभी 17 का सम अगर आप निकाल दें तो बात बन सकती है नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी बन सकती है। हम और आप सब जानते हैं कि जो एवरेज होता है कोपचे में वो सम बटे नंबर होता है, ये तो पढ़ाया ही है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ कि जो सम होता है वो एवरेज इंटू नंबर होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो यानी मुझे 18 का सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 21 की गुणा 18 से कर दूंगा, माइनस 17 की गुणा 19 से कर दूंगा। तो कई जो बच्चे देसी होंगे वो कैसे करेंगे इसको, 18 कम 18 का 8 हासिल 1। समझ लो, आजकल ऐसे बहुत टीचर हैं, यूट्यूब पे भी आप देखते हो आजकल की वो इस तरीके से गुणा भाग करना सिखा रहे हैं। लेकिन सच मायने में इस गुणा भाग से सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें बहुत सच्चाई है, बहुत ज़्यादा है, और इसको करके भी कोई फायदा नहीं है। कई टीचर्स का ये कहना है कि हम ये बच्चे को बेसिक सिखा रहे हैं। एक बात बताइए, पहली बात तो ये बेसिक है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, गुणा भाग को हम बेसिक नहीं कहते, लोगों की बेसिक की डेफिनेशन ही खराब है। जब मैं ये जान रहा हूं कि ना इसका एग्जाम में यूज है, ना इससे पेपर निकल सकता है, ना जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें इसका यूज है, तो मैं इसे क्यों सिखाऊंगा। इससे तो मैं आपके दिमाग पे बर्डन ला रहा हूं। कुछ लोग हैं जो 5-6 हजार सवाल करा के कह रहे हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे भाई, उससे बाहर तो कुछ नहीं है, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। मुझे याद है एक बार हमने ज्योग्राफी की कोचिंग की थी, उस मास्टर ने पहली बात तो 6 महीने ज्योग्राफी पढ़ाया, उसके बाद इतने नोट्स दे दिए थे, इतने, और बोला इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं खड़ा हुआ क्लास में, मैंने पूछा कि भाई इससे बाहर कुछ है क्या, इससे बाहर कुछ है क्या। पता चला नहीं, इससे तो बाहर ही कुछ नहीं। भाई, कम पढ़ा के और सारी चीजें पेपर में एज इट इज छप जाएं, मास्टर वो अच्छा है जिसका इतना आइडिया है कि मैं ये पढ़ा रहा हूं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और कम पढ़ा रहा हूं। बात ये है मेन। तो अब इस गुणा भाग को मैं कर जरूर रहा हूं क्योंकि आप करेंगे, लेकिन इसकी कहीं जरूरत नहीं है, आप देखेंगे तरीके में भी नहीं। 18 कम 18 का 8 हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37, और कठिन भी है। 17 निम्मा 153 हासिल 15, 17 कम 17 और 15 32। यानी इस बंदे की उम्र कितनी आ रही है, 5, और 7 में से 2 गए 5, 55 आ गया, ठीक है। अब एक तरीका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिखाया था, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये हमें अप्रूव करना है, हमें अप्लाई करना है, सीखना है, तो आप सीखना, नहीं तो नहीं। नहीं तो मैं जो अभी तरीका बताऊंगा यूनिवर्सल, वो सबसे बेस्ट होगा। अब बच्चे क्या कहते हैं कि यार ऐसा होता गुरुजी तो बात बन जाती, कैसा कि ये 19 साल है और ये 2 साल एक्स्ट्रा है। तो अगर 18वां बंदा भी 19 की एज लेके आता तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, 19 रहती, लेकिन वो 2 ज्यादा लेके आया। 2 क्यों, 18 लोगों में 2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी वो 36 ज्यादा लेके आया। 18 दूनी 36, 2 सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो यानी कितना आ गया 55। लेकिन अब मेरी बात समझना कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मुश्किल होता है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी कम आ जाता है, कभी
ज़्यादा आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक फिक्स्ड मेथड बता रहा हूँ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है, मैं इसका एक फिक्स मेथड बता रहा हूँ। आप इसकी फोटो खींच लीजिए, इसको कॉपी करिए, फिर मैं बता रहा हूँ जल्दी से। चलो भाई, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना, इसका एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आज के बाद फिर कभी दिक्कत ही नहीं होगी। आपको लगेगा नहीं कि कम आ जाए ज़्यादा आ जाए हमें कभी तकलीफ हो रही है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कहाँ से पकड़ा है। 21 साल था ना, ठीक है, मैंने कहाँ से पकड़ा है इसका प्रूफ भी दूंगा। देखो, जैसे अब मुझे पता है मेरे पास एक बंदा आया तो मैं यहाँ +1 लिखूंगा, घटता तो -1 करता। यहाँ पे मेरे पास एवरेज कितना आया, आपको बस इतना याद रखना है कि इस 1 की गुणा 21 से करूंगी और 17 की 2 से। 1 गुणा 21 प्लस 17 गुणा 34 बराबर 17 गुणा 2 34 बराबर 55। यही आंसर है। आप चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि इस 1 की गुणा 19 से कर लो, इस 1 की 19 से और 18 की 2 से। वो आपके ऊपर है, बट कोई एक फिक्स पकड़ना पड़ेगा बेटा। कोई एक फिक्स पकड़ना पड़ेगा कि 1 की 19 से की और 18 की 2 से की, ये भी 55 आएगा, बट कोई एक पकड़ लो। तो मैं ये वाला पकड़ के चलूंगा पूरे टॉपिक में। मैं इस 1 की हमेशा इससे करूंगा और ऊपर वाले की इससे करूंगा और 55 मिलेगा। आप कहो तो मैं इस चीज को इस साधारण से मेथड से प्रूफ करता हूं। जैसे मुझे अगर इस मेथड से भी ये सवाल करना होता तो मैं ये 323 और 378 और ये नहीं लिखता, ये मैं नहीं लिखता। मैं क्या करता, देखो, मैं इसको लिखता 20 + 1 और इंटू 18। 20 + 1 इंटू 18 माइनस, मैं इसको क्या लिखता, 20 + 1 इंटू 18 और ये 17 गुणा 19 है, तो मैं इसको लिखता भाई -1 इंटू 19। दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। नहीं, अभी तो गड़बड़ हो गई, फिर तो ऐसा लिखना पड़ेगा 17, ये 20 + 1 18 गुणा 20 करना है। इसको मैंने लिखा 1 + 17 -17, इसको मैंने लिखा 21 - 2। लिख सकता हूँ 18 को 1 + 17, 19 को 21 - 2। तो आप देख रहे हैं 1 गुणा 21 बचा है, प्लस 21 गुणा 17 बचा है, -17 गुणा 21 बचा है, प्लस 17 गुणा 2 बचा है। बोलो बोलो भाई, 2 बचा है। तो आपने देखा 21 गुणा 17 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 1 गुणा 21 प्लस 17 गुणा 2। यही सेम चीज हमारा भी बच रहा था, यही बच रहा था, 1 गुणा 21 17 गुणा 2। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ये भी कुछ है नहीं, ये भी इस गुणा का ही नतीजा है। बस गुणा करने का तरीका अलग है कि हमने ऐसे तोड़ दिया। तो अब हमें कुछ याद नहीं रखना कैसे हुआ ना, हमें ये याद रखना है। हमें तो बस ये मेथड याद रखना है कि भैया 17 का औसत 19, 18 का औसत 21, कितना बढ़ गया 2, कितना बढ़ गया 1। तो जो ये एक आदमी आया है इसका सम क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे जी इसका निकल के आएगा 1 गुणा 21 प्लस 17 गुणा 2 बराबर, यही उत्तर है। अब मैं इसी मेथड को पिछले सवाल में लगाना बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि ये यूनिवर्सल मेथड है, ये कहीं पे भी लागू हो जाएगा। मैं इसको पिछले सवाल में लगा के दिखा रहा हूं, देखना आप। यही था हमारा पिछला सवाल, ये था हमारा पिछला सवाल, ठीक है। क्या था भाई, देखो, n संख्याओं का औसत 40 है, n+1 संख्याओं का औसत 41, कितना बढ़ गया +1, कितना बढ़ गया +1। तो जो ये एक बड़ा है, हमें पता है इस 1 की गुणा हम 41 से करेंगे और इस n की प्लस इससे करेंगे, और ये क्या आ जाएगा मालूम है, जो एक बड़ा है उसका वजन कितना है या उसकी आयु कितनी है, तो 80। तो यहां से n कितना आ जाएगा, जो एक नंबर बढ़ा था, जो एक नंबर बढ़ा था वो पीछे सवाल में दिया था ना कि वो 80 है। एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि जो एक बढ़ा है ना वो 80 है। तो मैंने एक बढ़ा निकाला पहले, उसको 80 के बराबर कर। ये हर एक सवाल में लगेगा, कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैं इस पे 8 10 15 सवाल कराता हूँ, एक मेथड को समझाने में आप 20 मिनट पी चुके हैं, गांठें तोड़ दूंगा आपकी, सच बता रहा हूँ। ये सवाल देखेंगे, फटाफट से 1 मिनट में उत्तर निकालेंगे। देखिए इस सवाल पे आते हैं, थोड़ा तेज तेज पढ़ते हैं यार।
एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 52 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? ठीक है, ये बताना है। जिसके बाद औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये बताना है। तो मैंने कहा कि 15वीं पारी के रन दे रखे हैं, 15th इनिंग रन बराबर 92, ठीक है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि 14 पारियों में जो औसत था वो x था बेटा, और 15वीं पारी के बाद वो औसत x+4 था, ठीक है, था 15वीं पारी के बाद वो औसत x+4 था। कितना बढ़ गया? +4। कितना बढ़ गया? +1। 14 का औसत x था, 15 का औसत x+4, कितना हो गया? +4, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि मुझे जो ये जो एक बढ़ी है ना, ये कौन सी पारी है आप बताओ? ये 15th इनिंग है। फिफ्टींथ इनिंग क्या होगी? 15th इनिंग 1 की गुणा इससे करी तो x+4, और 14 की गुणा इससे करी तो 14 गुणा 4 56 बराबर बराबर कितनी है? 15th इनिंग 92। अब इन्होंने 15वीं पारी के बाद औसत पूछा है, यानी x+4 पूछा है। x+4 कितना होगा? 56 माइनस कर दिया, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 36। x+4 बराबर 36, यही सवाल का उत्तर। सबका आ गया था। चलिए एक और सवाल करते हैं। एक सवाल सेम टू सेम करेंगे, फिर उसके बाद और भी बदलेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? सर क्या हुआ बोलो तो आग लगा देंगे। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, यानी 25th इनिंग बराबर 100 रन। 25th इनिंग और 100 रन। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है, ठीक है। 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या है ये बताना। तो मैं यहाँ सीधी सीधी एक बात कह सकता हूं कि भाई 25वें मैच में 100 रन बनाता है, पहले उसका मैं औसत 24 पारियों का x था, ठीक है, और उसके बाद 25वीं पारी में ये औसत x+1.4 हो गया, x+1.4। 1.4 और 24 और 25 का मतलब +1। 24 पारियों का औसत x, 25 पारियों का औसत x+1.4, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस एक की वैल्यू x+1.4 है और 24 की वैल्यू 1. x की वैल्यू एक वो x+1.4 और 24 की +1. ठीक है। तो अब 25th इनिंग कैसे निकलेगी भाई, यही तो मैंने बताया। 25th इनिंग कैसे निकलेगी? आपने कहा हमें तो पता है 25th इनिंग कितनी है, 100 रन। निकलेगी कैसे? तो आपने कहा कि इस एक की गुणा x+1.4 से होगी और इस 24 की गुणा इससे होगी। कितनी हो जाएगी? 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 14 24 एकम 24 और 9 33 पॉइंट। तो मैंने देखा यहाँ से x कितना आ जाएगा, 100 माइनस 35 बराबर 65। अब आ रहा है हल्का हल्का ही तरीका। यहाँ पे क्या है, दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, सीधे प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, बात खत्म। एक और सवाल देख लीजिए। नया, इसमें नया औसत पूछ लिया कि नया एवरेज क्या होगा। अगर आपने ये सवाल कर लिया और इसी तरीके से कर लिया, ये एक ऐसा तरीका है ना कि यार हमें टेंशन नहीं है। फिर अब हमें क्या है, टेंशन नहीं है। एक तरीका हमें पता लग गया, बात खत्म। 23 पारियों का औसत 62 और 24 पारियों के बाद औसत पूछा, मैंने x कर दिया। मुझे नहीं पता कितना ज्यादा है कितना कम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा +1 और मैंने यहाँ पे लिखा औसत
x माइनस 62। पता नहीं मुझे कि कितना बढ़ गया कम हो गया। अब देखो एक चीज तो तय है कि 24वें मैच में अगर इसने 122 रन बनाए तो औसत बढ़ा ही होगा, वैसे फर्क पड़ेगा नहीं उससे। अब मैंने कहा कि 24वीं पारी के रन कितने होंगे, इसको x से गुणा करेंगे और 23 को। अब थोड़ी कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि सारा गेम डेटा का है कि डेटा कैसा है। अगर डेटा अलग है तो तरीके भी बदल जाते हैं, कोई तरीका आसान पड़ता है कोई मुश्किल। और 24वें पारी में इसने रन बनाए 122। ठीक है, तो अब आप एक चीज यहां से देख सकते हो, 23x और x 24x हो जाएगा और बराबर 122, और ये कितना हो जाएगा प्लस 23 गुणा 62। गंदा तो है लेकिन क्या करें, 2 से काटा 12, 2 से काटा 61 और 2 से काटा 61। ठीक है, तो 12x कितना आ गया 61 प्लस 31 दिया 93 का 3 हासिल 9, 31 दूनी 62 और 9 71। ठीक है, 12x बराबर 3 और 1 4, 6 और 1 7 और 7। तो x कितना आ जाएगा 12 छीं 72, ये तो कट भी नहीं रहा, 12 छीं 72, 5 बचेगा और 12 चौक 48, 6 12 पंजे 60, 64.5 आ गया। आपने देखा कितनी गंदी कैलकुलेशन है, इस तरीके में कितनी गंदी कैलकुलेशन है। जबकि अगर मैं इस तरीके को बिना x के हटा के करता तो कितने प्यार से करता, कैसे, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको तरीका कैसा। यही मैं कहता हूं कि 23 का औसत कितना है 62, अगर 24 का औसत निकालना है तो वो 62 ही होगा 62। लेकिन ये 62 से कितना ज्यादा है 24, तो आप कहेंगे हमने 62 अगर मैं लेता तो 62 होता, लेकिन ये 62 से 60 ज्यादा है। तो इसका औसत निकालने के लिए 60 को 24 से भाग कर देंगे और 60 को 24 से भाग करेंगे, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, औसत कितना आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो। समझ गए। तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि कई बार डेटा के हिसाब से तरीका बदलता है। अभी तक हमारा ये तरीका बहुत सही चल रहा था, लेकिन डेटा आ गया ऐसा कि ये चीज पूछ ली तो मुश्किल हो गया। ये चीज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुका हूं, इसीलिए हर चीज बतानी पड़ती है कि बेटा 23 पारियों का औसत 62 है। अगर अगली पारी भी 62 आ जाए, अगली पारी भी 62 आ जाए तो, लेकिन अगली पारी तो 62 से ज्यादा है, कितनी 60, तो ये जो 60 है ये इन 24 लोगों को इक्वली इक्वली मिलेगा, तो 2.5 मिल जाएगा। औसत कितना हो जाएगा 64.5। बात खत्म। ये सवाल देखिए, जल्दी जल्दी से उत्तर बताएंगे। एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था, अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर बनाए आउट हो गया, इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया। अब देखिए, अब हमारा तरीका बेस्ट है कि भाई 64 पारियों का औसत x, 65वीं पारी में कोई रन नहीं बनाया तो x माइनस 2। अब माइनस वाला पहली बार कर रहे हैं, कितना कम हुआ है माइनस, पारी कितनी बड़ी है +1। कौन सी पारी में 65वीं पारी में जिसके 0 रन है, तो ये 65वीं पारी कैसे निकलेगी -128 बराबर 0। कोरिया का बच्चा बता देगा कि x माइनस 2 कितना आ रहा है 120। x माइनस 2 कितना आ रहा है, उसका नया औसत पूछ रहा है ना 120। कुछ नहीं था, 64 पारियों का औसत x, 65 पारियों का x माइनस 2 कितना कम हो गया -2, कितना बढ़ गया +1, 1 की वैल्यू x माइनस 2, 64 की -2, तो x माइनस 2 माइनस 128 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 128। बात खत्म। इसमें एक बार आप मुझे बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन से आसान पड़ेगा या अपने तरीके से आसान पड़ेगा, किससे ये आसान पड़ेगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, एक लाइन में लगाओ डिस्ट्रीब्यूशन। एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए, अगली 2 पारियों में उन्होंने क्रमशः 54 और 36 का स्कोर किया, इसीलिए उनका औसत 3 रन कम हो जाता है। 74वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 72 पारियों में कुछ रन बनाए और अगली 2 पारियों में इतने स्कोर किया, इसीलिए उनका औसत 3 रन कम हो गया। वाह 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 वाह, ये तो वैसे भी आसान हो जाएगा, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना भाई इसको तो। 72 पारियों का औसत x और 74 पारियों का औसत भाई x माइनस 3, कितना कम हो गया -3। लफड़ा क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत सोचना पड़ता है ना भाई, +2। तो अब मैं ये 2 से गुणा कर रहा हूं इसको, 2x माइनस 3, और इसकी 3 से गुणा कर रहा हूं -3 गुणा 72। तो आपको नहीं पता ये कौन सी पारी आ रही है, दो, ये दो कौन सी पारी है। तब आप कहोगे कि जी ये वो पारी है 73वीं, अरे ये वो पारी है 73वीं और 74वीं, ये वो 2 पारी हैं। ठीक है, और ये हैं क्या क्या 2 पारी, तो आप कहेंगे एक 54 है एक 36 है, कम बात।
यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 3 की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने 2 से भाग लगा दिया, ये लो 2 से भाग लगाया, 2 से 36 बार कटेगा, 2 से 45 कट जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ x माइनस 3 बराबर 36 दिया 108 और 45 153। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाई। ऐसे किया किसी ने, ऐसे किया किसी ने, ऐसे किया किसी ने, ऐसे सिंपल किया किसी ने? ये सवाल देखेंगे, ऐसे 2 सवाल करेंगे हम। किसी बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत और उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 100 है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाता है तो 40 पारियों के लिए उसका औसत 28 हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताएं क्या होंगे। 42, अब मुझे ये पता है कि जो 2 पारी है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट, उनका अंतर दे रखा है 100, यही दे रखा है। अगर उनका सम पता लग जाए बेटा तो बात बन जाएगी केशव महाराज, बिल्कुल बन जाएगी। कैसे? 42 पारियों का औसत 30 है, 42 पारियों का औसत 30 है और उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 100। यदि इन 2 पारियों को हटा दें, यानी ये पारियां 40 रहेगी, तब औसत 28 हो जाए। तो देखो एक चीज समझना, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे थे उसमें बेटा हम जोड़ रहे थे, दूसरी पारी, 2 पारी, 3 पारी। यहाँ पे हमने 2 पारी हटा दी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बस इतना सा फर्क पड़ेगा, जैसे ये -2 और ये भी -2, तो इससे फर्क इतना सा पड़ेगा बेटा कि जब मैं इसकी इससे गुणा करूंगा, इसकी इससे करूंगा, 28 दूनी 56 और 42 दूनी 84, तो जो ये आएगा ना 140, ये माइनस में आएगा। इस माइनस का मतलब क्या है? ये माइनस ये बताता है, ये माइनस ये बताता है कि पारी हटाई गई है, पारी हटाई है। क्योंकि अगर ये प्लस आ जाता, अगर ये प्लस आ जाता तो इसका मतलब होता कि हमारा उत्तर गलत है। ठीक है भाई, ये -140 क्या बता रहा है? इसका मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 140, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 140। ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 140। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर हमें इसमें अधिकतम बनाना है तो कई बच्चे इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि h माइनस एल 100 है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2h कितना होगा? 240, h कितना होगा? 120, h कितना होगा? 120। मानते हैं कि नहीं? h 120 होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात, कि हम इस चीज को ऐसे भी कर लेते हैं कि किसी की मम्मी के पास 140 रुपए हैं, वो चाहती है इस हाईएस्ट वाले h को 100 ज्यादा देना, तो वो 100 अलग से दे देंगे, बचेगा कितना? 40, उसको 20-20 में बांट देंगे, तो 120 उत्तर आ जाएगा, 120 उत्तर आ जाएगा। देखें भाई, 64 पारियों का औसत 62 है, इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 है, शेष 62 पारियों का औसत 60। ठीक है, न्यूनतम पारी से 58 रन ज्यादा है तो उसकी अधिकतम क्या है ये बताना था। 62 60 से कितना हो गया? माइनस, और 64 62 से कितना हो गया? ठीक है भाई, क्लियर है बात? तो मैंने कहा कि 2 की गुणा इस 60 से करेंगे, कितना होगा? -120। 64 की गुणा 2 से होगी तो -128, यानी टोटल कितना आ गया? सम हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का, या लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है सम कितना आ गया, 248। अब आपको मालूम है कि न्यूनतम पारी से 58 रन ज्यादा है अधिकतम पारी। ठीक है भाई, लोएस्ट इनिंग इज 58। अच्छा, इन्होंने तो लोएस्ट ही कह दी, 58 है। अगर एल 58 है इसमें, तो दूसरी हाईएस्ट कितनी होगी? 190। बोलो भाई, कुछ एक सवाल होमवर्क में लिख रहा हूं बेटा, RW लिख लो, ऐसे तो आप कर ही लोगे। RW लिख लो, ऐसे तो आप कर ही लोगे। RW लिख लो, RW लिख लो। ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं, RW लिख लो। सेम वही सवाल हैं जो मैंने समझाए भी आपको, ये वही है जो भी 11 पारियों का और 2 का बताया है, उसके द्वारा अधिकतम RW। एक एक टाइप के 2 सवाल मैंने करा दिए, अब जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा कराने की। ये सवाल करना, बहुत तगड़ा सवाल है,
इतनी बार पेपर में आया, ये 15 से भी ज्यादा बार पेपर में आया। 3 पुरुषों ए बी और सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है, एक आदमी डी शामिल हो गया, औसत 80 हो गया। तो मैं बड़े प्यार से लिखूंगा यहाँ 3 और ब्रैकेट में छोटा छोटा लिखूंगा ए बी सी, और औसत वजन कितना होगा 84 kg, ठीक है। और एक आदमी डी 4 और ए बी सी डी, कितना वजन हो गया 84 और 80, ठीक है। 84 और 80, क्लियर है बात। 3 ABC 84 है और 4 लोगों का 80। तो पहले मैं डी निकाल लेता हूं, डी कितना होगा -4 और +1, ठीक है भाई। तो यहां से डी कितना आ जाएगा बेटा, आप कहेंगे जी यहां से डी आ जाएगा जो चौथा बंदा है, 1 की गुणा 80 से होगी और 3 की 4 से होगी। 80 3 गुणा 4 12 68 आ गया, 68 kg। डी बराबर 68 kg आ गया, 68 kg, ठीक है। डी का माना। इन्होंने कहा है एक आदमी ई जिसका वजन डी से 3 ज्यादा है। अगर मैं ई की बात करूं तो वो डी से 3 ज्यादा है। डी से 3 ज्यादा होने का मतलब क्या है 71 kg, 71 kg है। अब ए की जगह ले लेता है, 3 किलो अधिक है, ए की जगह ले लेता है, तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg हो जाता है। अब ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं कि जब 4 बंदे थे ए बी सी डी, तब औसत वजन कितना था 80 था। ध्यान से समझना। अब ए की जगह ई आ गया, ई बी सी डी, तब औसत वजन कितना है 79। आप बताइए 4 लोगों पे एवरेज 1 कम हो गया, इसका मतलब सम 4 कम हो गया होगा, तभी ऐसा हुआ होगा भाई। एवरेज 1 कम होने का मतलब क्या है, सम 4 कम हो गया। अब सम में आप देख रहे हो बीसीडी तो ऊपर भी है, बीसीडी नीचे भी है, इसका मतलब ई ए से 4 कम है। तो ई कितना आया था 71 आया था, 4 कम है तो ए कितना आ जाएगा बेटा 75। ए आंसर। बोलो बात आई नहीं आई समझ, बहुत अच्छे से समझाया है, बड़ा सवाल था, 75 बारी पूछा गया होगा एसएससी में अब तक। देखो भाई फिर से समझा रहा हूं, 3 लोग थे एबीसी, उनका औसत 84, 4 लोग थे एबीसीडी, उनका 80, कितना बढ़ गया कम हो गया -4, कितना बढ़ गया +1, +1 × 80, 3 की वैल्यू 4, तो मैंने डी कितना कहा 80 - 3 × 4 बराबर 68 kg। ई कितना है डी +3 बराबर 71, एबीसीडी का मतलब 80, ईबीसीडी मतलब एबीसीडी 79, औसत कितना हो रहा है जी 1 कम हो रहा है। औसत 1 कम होने का मतलब क्या है कि सम 4 कम हो रहा है, क्योंकि 4 लौंडे हैं एबीसीडी ईबीसीडी, लेकिन ये 3 लौंडे तो सेम है बीसीडी बीसीडी, इसका मतलब ई अकेला कम है ए से 4, इसकी वजह से सम 4 कम हुआ है, एवरेज 1 कम हुआ है, तो 75। समझ गए करना। ये वाला होमवर्क में दे देता हूँ, 5 बंदों का पूछ लेता हूँ, ये RW में लिख लो, 5 बंदों का कर लो, ये 5 बंदों का कर लो, ये ज्यादा अच्छा है, आपको मजा आएगा इसमें। 4 व्यक्ति एबीसीडी का औसत वजन 67 किलोग्राम है, तो मैंने 4 लिखा बड़ा बड़ा और एबीसीडी करा छोटा छोटा, और औसत वजन कितना हो गया 67 के। ई को भी शामिल कर लें तो औसत वजन 65 kg हो जाता है। 5 लोग हैं ए बी सी डी ए, और औसत वजन कितना हो जाता है 65। अब आप देखेंगे इसके बाद यहाँ से कि कितना कम हुआ है -2, ये कितना बढ़ा है +1, 1 की गुणा हमने 65 से कर दी, 4 की गुणा हमने 2 से कर दी, तो ई कितना होगा, ई कितना होगा 1 गुणा 65 +4 गुणा -2, 57 kg आ गया भाई, 57 kg। ई कितना आ गया 57 kg, ठीक है। इन्होंने कहा ए की जगह एक बंदा एफ आता है, और एफ का जो वजन है वो ई से कितना ज्यादा है भाई 4 kg ज्यादा है, यानी 57 + 4 बराबर 61 kg है। हो गया होगा सबसे 61 kg। अब ध्यान से समझना, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई का वजन कितना है, तो आपने कहा ये तो दिया हुआ था जी 65, मैं ए की जगह एफ ले आया, तो बी
सी, डी, ई और एफ। ठीक है, इसका औसत वजन कितना हो गया? 66 केजी। 66 केजी हो गया। तो ए का वजन पूछ रहा है आपसे कितना होगा, ए का वजन। तो हमने कहा कि जी ए का वजन होगा +1, +1। तो सम कितना होगा? आप देखो वहां पे 4 बंदे थे तो हमने कहा सम 4। यहां अगर एक बढ़ रहा है एवरेज तो इसका मतलब सम 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, सॉरी बंदे 5 है ना, एक बंदे पे 1 है, एवरेज का मतलब 5 बंदों पे 5। तो मैंने कहा कि एफ जो है वो 61 है और आप कह रहे हो 5 ज्यादा है, क्योंकि ये तो सेम है ये दोनों। तो ये कितना होगा? 61 में से 5 जाएंगे, 56 केजी उत्तर है। आ रहा है क्या 56 केजी किसी का? पूरी क्लास में 56 आ रहा था किसी का? अक्सोए हल्दर, अक्सोए हल्दर। बोलो भाई, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि को शामिल कर लिया जाए, यदि ई को शामिल कर लिया जाए। ई कहाँ हो? ई ये रहा। तो ए बी सी डी ई का औसत वजन 41 है। देखो भाई 4 व्यक्ति हैं, पहले ए बी सी डी, औसत वजन 4। ठीक है, ई को शामिल किया, ए बी सी डी, औसत वजन 41 है। ए को एफ से बदल दिया, ए को एफ से बदल दिया, एफ बी सी डी। तो औसत वजन कितना हो गया ए को एफ से बदलने पर? लिखा हुआ है बी सी डी एफ को। अच्छा, बी सी डी एफ है बस का, बी सी डी एफ। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे लिख लेता हूं बी सी डी और एफ, यहां पे लिख लेता हूं औसत वजन कितना? 42 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी सी डी एफ का औसत वजन बताओ। नहीं, ई भी तो है, सॉरी गलत लिख गया भाई। बी एफ भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और एफ भी है, तब औसत वजन कितना है? 42। और हमसे पूछ रहा है बी सी डी और एफ का, यही पूछ रहा है। अब पहले बताओ सवाल आया कि नहीं आया? सब ये मैंने सही लिखा है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, आप कोशिश कर सकते हो। देखो अब आपने कहा कि ये +1 है, +1। तो मैंने कहा कि ये ए बी सी डी 5 बंदे हैं तो ये +5 होगा, यानी ये बी सी डी ई, बी सी डी ई ये तो सेम है। जो अंतर आ रहा है 5 का वो एफ ज्यादा है ए से, एफ ज्यादा है तभी तो एवरेज ज्यादा है, यानी एफ ज्यादा है ए से कितना? 5। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए और एफ अलग है, बाकी तो सेम है, तो ये इससे 5 ज्यादा है। लेकिन अब बंदे 4 हैं तो एवरेज की बात करूंगा तो वो 5/4 ज्यादा होगा, यानी 1.25। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, कोई भी इसका इतना बेहतरीन तरीका बताता नहीं था, अब बताने लगा वो अलग बात है। बोलो भाई, देखा मैंने कितना मजाक कर दिया इस सवाल के साथ। चलो आज ये वाला टाइप आपके समझ में आया नहीं आया, मुझे थोड़ा सा बताओ भाई कि ये सवाल या ये टाइप आप बहुत अच्छे से समझ गए और कभी भी अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो कर पाओगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, तब तक विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।